इकाई के रूप में आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। साथियों, नैसिन का रोल देश को एक आधुनिक इकोसिस्टम देने का है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार कारोबार को आसान बना सके, जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल बना सके, जो टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स जैसे विषयों के माध्यम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिसेस से सख्ती से निपटे। थोड़ी देर पहले मैं कुछ नौजवान युवा ट्रेनी अफसरों से भी मिला हूं। ये अमृत काल को नेतृत्व देने वाली कर्म योगियों की अमृत पीढ़ी है। आप सभी को सरकार ने अनेक शक्तियां भी दी है। इस शक्ति का उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है और इसमें भी आपको प्रेरणा प्रभु श्री राम के जीवन से मिलेगी। एक प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। साथियों, आपका सीधा सरोकार टैक्स व्यवस्था से है। राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में
ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम और जनता का पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को लौटा भी रहा है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। सरकार ने नागरिक कल्याण की बड़ी योजनाएं बनाई हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, राम राज्य में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है भरत और राम के बीच की। राम भरत से कहते हैं, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र भार भसे कर तुम न दीर्घयसी राघव। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे कामों को बिना समय गंवाए पूरे करते हो जिनमें लागत कम और उसके लाभ अधिक है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने भी लागत का ध्यान रखा है और योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माली भानु किसान सम, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भागवत होहिंगे कबहू कलिकाल। यानी सरकार में माली, सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए। माली
कमजोर पौधों को सहारा देता है, उसका पोषण करता है, उसके हक के पोषण को लूटने वाले को हटाता है। वैसे ही सरकार को, सिस्टम को गरीब से गरीब का संबल बनना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए। सूर्य भी अंधेरे का नाश करता है, वातावरण की शुद्धि करता है और बारिश में मदद करता है। बीते 10 वर्षों में गरीब, किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में वही लोग सर्वोपरि रहे हैं जो वंचित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे। बीते 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ फर्जी नामों को हमने कागजों से बाहर किया है। आज दिल्ली से निकला एक एक पैसा उस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो इसका हकदार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। आप सभी को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना ही चाहिए। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, इस भावना के साथ जो काम हुआ है, इसके सुखद परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। आपको कल रिलीज हुई नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट की जानकारी अवश्य हुई होगी। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नियत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ संख्य लोग आकर के 2-2 धागे उस वस्त्र के लिए बुन करके और उसमें सहभागी होंगे, तो ऐसा लगता है कि ऐसे वस्त्र को धारण करके हमारे रामलला भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनको लोग अत्यंत प्रिय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो राजनीतिक कार्यक्रम बन रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर दे दिया है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा विचारधारा की यात्रा है। इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। तो राहुल गांधी की तरफ से
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, वो राजनीतिक कार्यक्रम है। बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर उसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ जाने से इनकार कर दिया है कार्यक्रम में। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। आज यात्रा नागालैंड में पहुंची है और नागालैंड में पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वहां पर मौजूद लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, बातचीत की और जनता को संबोधित भी किया। साथ ही जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir to bring the nation together. Different cultures, different religions, different languages. And we had a view, a lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west. And we decided that it's important to start in the northeast to pay respect to the different ideas, different languages, states, histories, cultures of the northeast. And we started in Manipur where, as you know, there is violence taking place, tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland, and eventually I think we're going to end in Maharashtra. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंच गई है। यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नागालैंड पहुंचने पर बेहद ही शानदार स्वागत स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का किया है। गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और इस स्वागत का वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी ने कोहिमा में वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और जनता को संबोधित किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। नागालैंड में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और नागालैंड पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया, स्थानीय लोगों से बातचीत की और देखिए यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। आज यात्रा का तीसरा दिन है। नागालैंड में पहुंच चुकी है यात्रा और यात्रा का समापन महाराष्ट्र के मुंबई में होगा 20 मार्च को। इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस की तरफ से लंबी तैयारियां चल रही थी। फिलहाल यात्रा का आज तीसरा दिन है। नागालैंड में यात्रा पहुंच चुकी है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया। और देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी की यात्रा नागालैंड पहुंची तो इस दौरान राहुल गांधी ने जनता को भी संबोधित किया। और देखिए आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान भी दिया गया और ये बयान 22 जनवरी की तारीख को लेकर के दिया गया। कहा राहुल गांधी ने अपने बयान में कि जो 22 तारीख को अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसे बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र मिलने के बाद कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की है। 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे कि आंध्र प्रदेश और केरल की जनता को भविष्य में फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की
परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और रंगनाथ रामायण के श्लोक को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सुना। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 6 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी लेपाक्षी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पूजा अर्चना की है और आपको बता दें कि इस मंदिर का जो जिक्र है वो रामायण में भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।